हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ प्रतिष्ठा शर्मा, आपकी सोशल साइंस एजुकेटर फ्रॉम ई सरल। हमारी क्लास 9 की 15 मिनट सीरीज चल रही है जिसमें आपको हर चैप्टर में 15 मिनट में प्रोवाइड करती हूँ। तो आज हम एक नया चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो चलते हैं, हम आज ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं पहले हम ये समझ लेते हैं। इंडिया साइज एंड लोकेशन, जिसमें हम इंडिया की साइज के बारे में जानेंगे कि क्या सिचुएटेड है, कहाँ पर क्या लोकेशन है, क्या लेंथ ब्रेथ है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में क्या आता है, एंड उसकी लोकेशन किस तरह से है कि वो हमें कितनी ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करती है और उसका हम पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो चलिए ये चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक के साथ, जिसमें हम ये देखते हैं कि इंडिया जो है बहुत पुरानी ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। काफ़ी लंबे समय से इंडिया में लोग रह रहे हैं। ये इसके हमारे इंडिया की एक रिमार्केबल हिस्ट्री है जो कि जिसको हम पढ़ते भी हैं, जिसको हम नेशनल स्ट्रगल के नाम से भी जानते हैं। तो उस टाइम पर जब स्ट्रगल चल रहा था तो उस टाइम से लेकर आज के टाइम में क्या चेंजेस आए हैं हमारी इंडिया की, हम अगर बात कर ही रहे हैं तो इंडिया में बहुत कुछ ऐसा अचीव किया है जिससे हमारा सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुई है लास्ट 5 डिकेड्स में, लास्ट 50 सालों के अंदर। इंडिया ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की है एग्रीकल्चर में भी, भले वो ग्रीन रेवोल्यूशन की मदद से हुआ हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ हो, टेक्नोलॉजी में हमारा आईटी आज इतना फास्ट हो चुका है कि हम इंडिया से बैठे बैठे यूएसए में विद इन फ्यू सेकेंड किसी से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। या फिर अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें, हमने हर सेक्टर में इकोनॉमिकली बहुत वेल परफॉर्म कर लिया है, भले वो प्राइमरी सेक्टर हो, भले वो सेकेंडरी सेक्टर हो, भले वो टर्शरी सेक्टर हो। आगे चलते हैं हम। लोकेशन अगर हम समझते हैं इंडिया की, तो इंडिया, हम अगर ग्लोब की बात करें तो इस ग्लोब को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ऊपर वाला हो जाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला हो जाएगा सदर्न हेमिस्फीयर। तो इंडिया एक बहुत वास्ट कंट्री है जो कि हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उस ऊपर वाली जगह पर सिचुएटेड है। इसके हम एक्सटेंड की बात कर ले, द मेन लैंड एक्सटेंड बिटवीन द लैटिट्यूड, लेटना, लैटिट्यूड मतलब लेटना यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात की है यहाँ पे, ये है 8 डिग्री 4 नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 नॉर्थ। अब इसको हम नॉर्थ में क्यों लेते हैं? बिकॉज अगर हम बात करते हैं डायरेक्शंस की, तो पहले बात तो आपको डायरेक्शंस बनाने आने चाहिए। तो अब हम इसे एक मैप से समझ लेते हैं, जो कि हम खुद हमारा हैंड रिटन मैप तैयार करेंगे। इसको देख लेते हैं इस तरीके से, ये बन जाती हैं आपके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो इसको अगर हम नेम करते हैं तो ये आता है नॉर्थ, ये आता है साउथ, ये आता है वेस्ट एंड ये आता है ईस्ट। ठीक है, तो अगर हम बात करें एंटायर ग्लोब की, अगर हम ग्लोब की बात करते हैं तो हमारा जो इंडिया सिचुएटेड है ना, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है। यानी कि हम अगर ग्लोब बनाए और उसको आधा कट कर लेते हैं तो ऊपर वाले पार्ट में आता है हमारा इंडिया। और वो कहाँ आता है? अगर हम इसमें ग्लोब ड्रॉ कर देते हैं इस तरीके से, तो हमारा इंडिया आता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यानी कि इस जगह पर। इसलिए हम जब कैलकुलेट करते हैं इसके लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड जो कि लेटा हुआ हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, लॉन्गिट्यूड यानी लंबी लाइन होगी, तो लैटिट्यूड को हम लिखते हैं नॉर्थ में और लॉन्गिट्यूड को लिखते हैं हम ईस्ट में, क्योंकि इंडिया भी हमारा नॉर्थ ईस्ट की तरफ ही आएगा अगर हम इसको कट करके देखते हैं मैप बनाकर। समझ लिया हमने ये कॉन्सेप्ट। तो इसलिए इसका मेन लैंड एक्सटेंड होता है जिसका लैटिट्यूड है 8 डिग्री 4 नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 नॉर्थ। और अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करें तो 68 डिग्री 7 ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 ईस्ट। आगे चलते हैं हम। इसमें हम देख लेते हैं कि लॉन्गिट्यूड्स जो होते हैं वो मैंने आपको समझा चुकी हूँ कि जो भी लाइन होती है वर्टिकल वो लॉन्गिट्यूड हो जाती हैं और जो भी लेटी हुई हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं वो लैटिट्यूड्स हो जाती हैं। अब अगर हम बात करें इसको एक ग्लोब के कॉन्सेप्ट में समझने की, जो हमने समझा था कि अगर हम ग्लोब ड्रॉ करते हैं तो इसके जो बीच में 0 डिग्री पे जो लाइन पास होती है इसको तो हम कहते हैं इक्वेटर, और इसके जस्ट अबव जो लाइन जाती है इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जहां सिचुएटेड है वो हो जाता है 23 डिग्री 30 नॉर्थ
और ये हमारी कंट्री को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इंडिया इस जगह पे लोकेटेड है। आगे चलते हैं हम इसमें आइलैंड ग्रुप। आइलैंड क्या होता है बच्चों? जो कि ऐसी जगह होती है जिसको चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ एरिया होता है, उसे हम आइलैंड बोलते हैं। तो अगर हम आइलैंड ग्रुप की बात करें, टुवर्ड्स साउथ ईस्ट ऑफ द मेनलैंड, हमारे साउथ ईस्ट में हमारे पास है अंडमान निकोबार। यहाँ पे आप लोग देख लेते हैं ये जो एरिया मार्क है दैट इज अंडमान एंड निकोबार। वापस से हमारे मैप की बात आती है, तो इस पे अगर हम ड्रॉ करेंगे तो नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट, तो हमारे साउथ ईस्ट यानी कि इस जगह पर देख लीजिए, यहाँ पे सेम इस लोकेशन पे आ जाता है हमारा अंडमान एंड निकोबार जो कि बे ऑफ बंगाल में है। और दूसरी तरफ क्या है हमारे पास? अरेबियन सी। तो अरेबियन सी में कौन सा हमारे पास आइलैंड ग्रुप है? लक्षद्वीप आइलैंड। तो इसको हम क्या बोलेंगे? साउथ वेस्ट, जो कि हमने लास्ट स्लाइड में मैप से समझ लिया था। आगे बढ़ते हैं, आइलैंड ग्रुप को और समझते हैं। द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन इज इंदिरा पॉइंट। जो हमारे मैप में इंडिया के पास जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो कहलाता है इंदिरा पॉइंट, जो कि पानी के अंदर डूब गया था 2004 की सुनामी के अंदर। इससे क्वेश्चन आता है बच्चों। आगे चलते हैं, हम इसकी लोकेशन समझ लेते हैं। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो 8 स्टेट से पास होती हुई जाती है। उनकी नेम क्या है? ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दिख रही है, इसी लाइन में आपको नेम ध्यान रखने हैं, जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा। ये नेम आपको इस लाइन के द्वारा याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, हम साइज को देख लेते हैं। हमारे इंडिया का जो टोटल एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। ये अराउंड, अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड के ज्योग्राफिकल एरिया का 2.4% हमारा केवल इंडिया ही कवर करता है। इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में एरिया वाइज, क्योंकि हम ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं तो ज्योग्राफिकल एरिया समझेंगे। हमारे टोटल लेंथ जो है कोस्ट लाइन। अब कोस्ट लाइन क्या होता है बच्चों? ऐसा लैंड जो कि पानी से अटैच में आता है। तो इंडिया का कौन सा वाला पार्ट आता है पानी से? जो नीचे वाला पार्ट आता है, ये पानी से जुड़ा हुआ है, इसको हम बोलते हैं कोस्ट लाइन। तो कितनी कोस्ट लाइन है हमारे इंडिया की, जिसमें अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप भी आते हैं? तो ये एरिया है 7516 अप्रॉक्स किलोमीटर। इंडिया की लैंड बाउंड्री कितनी है? अप्रॉक्स 15,200 किलोमीटर। इनके आपको लेंथ ध्यान रखनी है। अब अगर हम बात करें इसके ऊपर वाले एरिया की, जो कि माउंटेन से, जो कि फोल्ड माउंटेन से यानी टेक्टोनिक प्लेट के टकराने से बने हैं ये माउंटेन। तो नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडियन हिमालयाज आर द विच कवर्ड द माउंटेन एरिया, यानी ये पूरा नॉर्थ पार्ट, इसमें नॉर्थ ईस्ट भी ले लो, नॉर्थ वेस्ट भी ले लो, ये कवर करता है माउंटेन्स को। आगे बढ़ते हैं हम। साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इट बिकम्स नैरो एंड एक्सटेंड टुवर्ड द इंडियन ओशन। तो हमारा जो नीचे इंडिया का पार्ट है वो जाता है ओशन की तरफ एंड फाइनली इंडियन ओशन में से वो मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। अगर हम इसके लैटिट्यूडनल जो हमने डिग्रीज पढ़ी थी, डिस्टेंसेस पढ़े थे, उनके बीच को अगर हम उन्हें माइनस करके देखेंगे ना, तो दोनों का, आप ऊपर और नीचे इनको नॉर्थ वालों को भी माइनस करिए और ईस्ट वालों को भी माइनस करिए, आपके आएगा 30 डिग्री। दोनों का सेम ही आता है। तो हम बोलेंगे कि जो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो 30 डिग्री है। अब इंडिया की ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट की बात करें तो वो स्मॉलर है। मतलब देखो आप, ये कितना है 3214 किलोमीटर, ये कितना है 2933 किलोमीटर। तो दिख रहा है ना आपको कौन सा बड़ा है? वर्टिकल वाला बड़ा है, यानी लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट बड़ा है। वही चीज यहाँ पे बोली गई है आपको कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट बड़ा होता है लैटिट्यूडनल एक्सटेंट से। देयर इज अ टाइम लैग। अब टाइम लैग मतलब टाइम का डिफरेंस। टाइम का डिफरेंस कहाँ है? गुजरात की बात करें और अगर हम बात करते हैं यहाँ अरुणाचल प्रदेश की, तो दोनों के बीच में 2 घंटे का डिफरेंस है। मतलब अगर अरुणाचल प्रदेश में सुबह के 5 बजे सूर्य उदय हो रहा है तो गुजरात में वो होगा 7 बजे। मतलब दोनों का टाइम अलग अलग होना चाहिए फिर तो। बट क्या ऐसा होता है?
नहीं, ऐसा नहीं होता। उसके पहले हम समझ लेते हैं कि ये टाइम लैग होता क्यों है। हमने अभी लास्ट स्लाइड में क्या समझा था कि जो डिफरेंस होता है वो 30 डिग्री का होता है। 30 डिग्री का अगर डिफरेंस होता है लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल दोनों ही, तो ज्योग्राफी में हमें मेजरमेंट दिया हुआ है कि 1 डिग्री को आप मेजर करते हो 4 मिनट से। तो अगर आपने 30 डिग्री को 40 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा बच्चों? आप सबको पता है, मैथ्स में इतने तो स्ट्रॉन्ग है ही सही, 120 मिनट। और 120 मिनट इज इक्वल्स टू 2 घंटे, ठीक है, क्योंकि एक आवर में 60 मिनट होता है, तो इसलिए 2 आवर का डिफरेंस आता है। अब आना है तो भाई टाइम अलग अलग होगा, पर क्या ऐसा होता है? नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? हम इसको समझने के लिए देख लेते हैं कि हमारे यहाँ पर एक कॉमन लाइन ली गई है, मतलब टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। ये स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है, एक इमेजिनरी लाइन दी गई है। इसका अगर हम देखते हैं मेजरमेंट है 82 डिग्री 30 ईस्ट। ये पास करती है मिर्जापुर से, जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर है, और इसको हमने एक स्टैंडर्ड, इस लाइन के आसपास जो टाइम होता है उसको हमने इंडिया का एक स्टैंडर्ड टाइम ले लिया है पूरी कंट्री के लिए, कि यहाँ पे जो भी टाइम होगा हम पूरी कंट्री का टाइम इसी के अकॉर्डिंग लेते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट। तो अगर लैटिट्यूडनल इस एक्सटेंट की अगर हम बात करते हैं तो यही फर्क लाती है किसमें? डे और नाइट में। क्यों? क्योंकि हमारी अर्थ एक्सिस भी इसी के अराउंड मूव कर रही है, तो इसीलिए जब अर्थ मूव करती है तो उसी की वजह से ही डे एंड नाइट का फर्क पड़ता है लैटिट्यूडनल एक्सटेंट में। अब समझ लेते हैं हम इंडिया और वर्ल्ड के बारे में। तो जो हमारा इंडिया है वो सेंटर ऑफ द वर्ल्ड में लोकेटेड है, मतलब पूरे ग्लोब पे अगर हम निगाह डालेंगे तो सेंटर में सिचुएटेड है, एंड जनरली बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया के बीच में, ईस्ट एंड वेस्ट एशिया के बीच में है हमारा इंडिया। अब इसकी जो लोकेशन है वो बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, मतलब अगर किसी ने ये लोकेशन बनाई है ना तो बड़ी सोच समझ के बनाई है, क्योंकि ये इंडिया को बहुत ज्यादा फायदा देती है हर टर्म्स में, स्पेशली ट्रेड के टर्म्स में। इंडियन ओशन को इंडिया के नेम के बाद ही क्यों नाम दिया गया, मतलब उस ओशन को इंडियन ओशन ही क्यों बोला गया है? इसके 3 रीजन है कि जब हम बात करते हैं इंडिया के ओशन रूट्स में, तो ये जो इंडियन ओशन है ना वो हमारे को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, मतलब इंडिया को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है ट्रेड के केस में या फिर ट्रेवल के केस में। किससे? यूरोप से और ईस्ट एशिया से। और अगर हम बात करें कि भाई जो इंडियन ओशन है उसमें सबसे ज्यादा कोस्ट लाइन किसकी? कोस्ट लाइन मैंने अभी आपको समझाया था, ऐसी लाइन जो कि एक तरफ जिससे पानी से कनेक्ट होती है। तो हमारे इंडिया की जो लाइन है ना उस एशियन पे कोस्ट लाइन है वो इंडिया की सबसे ज्यादा है बाकी किसी भी कंट्री के मुकाबले। और थर्ड रीजन आ जाता है कि जो इंडिया का डेक्कन प्लेट्यू है, डेक्कन प्लेट्यू कौन सा वाला पार्ट होता है? जो हमारा इंडिया का नीचे वाला वी वाला पार्ट होता है, इस पार्ट को हम बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू है। अब ये जो डेक्कन प्लेट्यू है वो प्रोट्रूड्स इनटू इंडियन ओशन, वो इंडियन ओशन से कनेक्ट करता है, इंडियन ओशन की तरफ जाता है एंड इसको एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन देता है ताकि हम इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए वर्ल्ड से इजीली कनेक्ट हो सके पोर्ट्स के द्वारा। और इंडिया की सेंट्रल लोकेशन है जो कि इंडियन ओशन के हेड पर है, मतलब हमारा इंडिया उसका हेड जैसा ही लगता है कि उसका सर का पार्ट है, इसलिए हमने उस ओशन को इंडियन ओशन का नाम दिया है। और आपको क्या पता है कि जब सुएज कैनाल की ओपनिंग हुई थी 1869 में, तो इंडिया से यूरोप की डिस्टेंस 7000 किलोमीटर कम हो गई थी, मतलब ट्रेड और भी इजी हो गया था। अब इंडिया कैसे कनेक्ट करता है वर्ल्ड के साथ? तो जो हमारे लैंड वाले रूट्स है ना, मतलब जो हमारे इंडिया के ऊपर के पहाड़ वाला एरिया है, उसमें क्या होता था, लोग रास्ते निकाल के पहले ट्रैवल करते थे। तो जो लैंड रूट है ना इंडिया का वो बहुत ज्यादा पुराना है सी रूट से, पहले लैंड रूट इस्तेमाल होते थे ट्रेड के लिए। और जो माउंटेन के अंदर जो पासेस हैं, जो एरिया है जहां से लोग आ जा सकते हैं, वहां से ही एंशिएंट ट्रेवलर ट्रेवल करते थे, पुराने लोग। ठीक है, उसके बाद में ही ओशन से ट्रेवल होना स्टार्ट हुआ था। जो रूट्स थे उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है। किन चीजों में कंट्रीब्यूट किया है? आइडियाज को ट्रांसफर करने में,
कमोडिटीज को ट्रांसफर करने में पुराने टाइम से ये चीज चली आ रही है। उपनिषद के जो आइडियाज थे वो ट्रांसफर हुए, न्यूमरल्स ट्रांसफर हुए, डेसिमल सिस्टम ट्रांसफर हुआ, और यही चीजें हमने दूसरे देशों तक पहुंचाई, इंडिया की धरोहर पहुंचाई। और इंडिया में भी फिर ऐसी बहुत सारी चीजें आई जो हमने वर्ल्ड से अच्छी चीजें सीखी, जैसे ग्रीक स्कल्पचर, वहाँ की आर्किटेक्चरल स्टाइल जो कि हमने इंडिया में यूज करी बाद में। अब देख लेते हैं हम इंडिया के नेबर कौन कौन से हैं। तो बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास पाकिस्तान, अफगानिस्तान आ जाते हैं, ऊपर हमारे पास चाइना, मेनली तिब्बत आ जाता है, देन हमारे पास भूटान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, ये इंडिया की नेबर कंट्रीज आ जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास आइलैंड वाले भी हैं जो नेबर्स है। कौन है? एक तो है श्रीलंका। श्रीलंका आता है यहाँ पे, तो इंडिया एंड श्रीलंका एक पार्क स्ट्रेट से जुड़ते हैं, ठीक है, इसका कुछ पार्ट पानी में डूबा हुआ है, और एक गल्फ भी है जिसको हम गल्फ ऑफ मन्नर कहते हैं। तो इंडिया एंड श्रीलंका पार्क स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नर के द्वारा कनेक्टेड हैं। एक और आइलैंड है हमारे पास जो हमारा नेबर है, जो कि है मालदीव्स, जो कहाँ सिचुएटेड है? हमारे लक्षद्वीप आइलैंड के साउथ में सिचुएटेड है ये। अब एक चीज और हम देख लेते हैं कि जब 1947 इंडिपेंडेंस के पहले वाला टाइम था, तब दो तरीके के स्टेट हुआ करते थे, एक तो प्रोविंसेस और एक प्रिंसली। जो प्रोविंसेस होते थे ना, उनको तो डायरेक्ट ब्रिटिश ऑफिशियल्स रूल करते थे, ठीक है, वो उसके लिए एक वाइसरॉय अपॉइंट करते थे। और जो प्रिंसली स्टेट होते थे, उनको जो वहाँ के लोकल और रूलर्स होते थे, किंग्स होते थे ना, जो चले आ रहे थे सदियों से, वो रूल किया करते थे। यहाँ होता है आपका चैप्टर कंप्लीट। आई होप यू गाइज लाइक इट। थैंक यू सो मच।